principal sir and respected teacher. Very good afternoon to all. Today I am going to deliver most relevant topic, a strategy for science teaching. At first मैं आप लोग को एक एक्टिविटी देता हूँ, सभी को आप लोग मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही आप लोग को करना है। थोड़ा सा ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा अशोक सर, सभी टीचर्स को कर दीजिएगा। ये मैं एक एक्टिविटी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हाउ टू टीच साइंस इन एंड हाउ टू क्रिएटिव और हाउ टू अटेंटिव इन अ क्लासरूम। किस तरह से हम लोग क्लासरूम में बच्चों को साइंस के क्षेत्र में और साइंस सब्जेक्ट में उसको जो है हम लोग ज़्यादा अटेंटिव कर सकते हैं, ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आप लोग इस तरह से पकड़िए और जब मैं 1 2 3 बोलूँगा तो 3 जैसे ही बोलूँगा आप लोग इसको क्रॉस कर दीजिएगा, मीन्स फाड़ दीजिएगा। आप लोग चाहेंगे तो ऐसे आप लोग फोल्ड करके रख सकते हैं, बट ऐसे पकड़ेंगे, चीटिंग को नहीं करेंगे, ठीक है? आपको नहीं मिला रहा है? अरे है बहुत सब नहीं है। जैसे ही मैं बोलूँगा 1 2 चीटिंग में 1 2 3 बोलेंगे आप लोग फाड़ दिए ना। चलिए वो अपने पास रखिएगा जब तक खत्म ना हो जाए मेरा टॉपिक तब तक। टीचिंग स्ट्रेटेजी ऑफ साइंस, या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो या हिंदी हो या मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले हम लोग अपने आप को समझते हैं कि आई एम एन आइडियल टीचर। अपने आप को हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बहुत आइडियल टीचर है। कैसे आप मानते हैं कि अपने आप को एक आइडियल टीचर है? और आइडियल टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या उसका गुण होना चाहिए, वो थोड़ा हम लोग जानेंगे। आइडियल का सबसे पहले हम जानेंगे आइडियल का मीनिंग क्या होता है। टीचर सबसे पहले मीनिंग हम समझेंगे आइडियल, आई फॉर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कहने का मतलब ये नहीं कि टीचर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज में इंटेलिजेंट होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। टीचर को मल्टी टैलेंटेड कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र में जब मुझे जरूरत पड़े बच्चे का हेल्प करने का तो मैं हेल्प कर दूं, बच्चे का लेस बांधने की जरूरत पड़े तो उसका लेस बांधूं, जरूरत पड़े तो उसका मैं लंच बॉक्स में हेल्प करूं। यानी हर क्षेत्र में अचानक आपको कोई बुला ले असेंबली में तो वहां भी आप बोल सकते हो, डांस करने की जरूरत पड़े तो डांस कर सकते हो। तो ये टीचर में एक क्वालिटी होनी चाहिए, डीप और डेडिकेटेड। हम लोग को आपको समर्पण की भाव से, एकदम समर्पित की भावना से हमेशा कोई काम को करना चाहिए। जैसे कि आप बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, व्हेन वी एंटर द क्लासरूम, जब हम लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं तो दुनिया की चीजों को भूल जाना, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में सोचना है, उसी पे हम लोग को एकदम फोकस करना है। अब आते हैं ई। अब ई का मतलब क्या है कि हम लोग को हमेशा एंथुसियास्टिक, आप यानी क्या बोल सकते हैं, उमंग के साथ कोई चीज हम लोग जब घुसते हैं, हम लोग क्लास में जाते हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए बच्चे आज मैं बहुत थका हूँ, आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे घर में ये हुआ वो हुआ, दिस दैट कुछ नहीं। आपका जो प्रॉब्लम है आपके पास अपने पास रखना है, ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ शेयर नहीं करना है। व्हेन वी एंटर द क्लासरूम मींस वहां पे आपको बच्चे के बारे में सोचना, हमेशा बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना, कैसे हम वहां पे हाउ टू टीच इन क्लासरूम, कैसे हम अभी समझ रहा है। हाँ, उनका तो क्लास बहुत अच्छा है। अब ऐसे तो ये उनका क्लास अच्छा है, चाहे किसी और का क्लास अच्छा है,
तो क्लास कब आपका अच्छा होगा, जब आप अपने से प्लान करके जाइए, कुछ आपके अंदर प्लानिंग होना चाहिए, आप प्लान करके जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि बच्चे जो है एंगेज रहेंगे, एट्रैक्टिव क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। अब मान के चलिए आप पहले से कुछ प्रीवियस नॉलेज है नहीं, आप कुछ प्लान करके गए, डायरेक्ट क्लासरूम गए और सीधा बुक लिए और आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, तो ऐसा नहीं होता है। एमिकेबल आत्मीयता, ऐसा नहीं है कि कभी कभी हम लोग आत्मीयता के बल पे या बोल सकते हो ह्यूमैनिटी के बल पे बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या है कुछ बोलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। एल फॉर लर्न, हमेशा जो है बच्चे को कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, हमेशा कुछ नया चीज। जैसे कि आज आपने क्लासरूम में आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहे हैं, तो फोटो का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। यदि आप उसको नॉलेज दे पा रहे हैं और वो यदि समझ जा रहा बच्चा, तो वो बच्चा जो आपको भगवान समझेगा, इस चीज को आप मान लीजिए। अब हम लोग आते हैं, there are here 6 areas where we are teaching in a science। लोग बोलता है या बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है कि नहीं मैथमेटिक्स और साइंस जो है ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट चलता है, ये रटना है ना कुछ करना है, बस आप अपना कॉन्सेप्ट दीजिए और बच्चे को यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बच्चा देखिए फिर कैसे आगे डेवलप करता है। सो there are here 6 keys when we teaching a science: knowledge of subject matter, planning and attitude. Second is engage, explore, explain, elaborate, evaluate and oral presentation. Third one, active learning, hands on activities, think, pair, share, group work. And fourth one, excursion for developing science understanding. And fifth year, case studies, mini conference, plays and last for concept of maps. तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है? नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर बोलता है द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इज दैट इट हेल्प्स टीचर टू empower students and ensure that the pupils make all the progress that they are capable of. Knowledge of subject matter helps teacher to understand how pupils learn and assimilate science and what pupils need to know by the time they complete grade 3rd to 5th. कहने का मतलब है कि जब हम लोग क्लासरूम में, इससे पहले भी मैंने बोला कि जब भी हम लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं वो हम सब टीचरों को क्या है कि अपने आप में क्या है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक उठा के लेते चले जाइए, चाहे वो मोशन टॉपिक हो, चाहे वो आपका फोटोसिंथेसिस हो, चाहे कोई भी चैप्टर का या कोई भी सब्जेक्ट का आप टॉपिक लेके चले गए, तो वहां पे आपको नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए 100% कि हम यदि क्लास में इंटर करते हैं तो बच्चे को हम 100% दें और बच्चे का कोई भी क्वेश्चन आए क्रॉस क्वेश्चन तो उसका आप जवाब दे सकें। और अब जब आपके पास नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर रहेगा तब आप देखिए कि उसमें जो है आप जो टीचिंग कर रहे होते हैं या जब आप पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि बच्चे जो है कितना अट्रैक्टिव होंगे और कितना वो आपको जो है ध्यान केंद्रित करके एकदम सेंटर पॉइंट में जो है अपना ध्यान को केंद्रित करके आगे जो है सीखेंगे और सीखना चाहेंगे। तो कभी भी आप जाइए क्लासरूम तो आपके पास सब्जेक्ट मैटर जो है बहुत जरूरी है। आपके पास सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो आप कुछ नहीं, आप जाएंगे किताब लट देंगे, आप कहानी सुना के चल देंगे, दैट इज नॉट, चिल्ड्रेन जो है आपको कभी लाइक नहीं करेंगे। इसलिए सब्जेक्ट मैटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जब व्हेन वी इंटर द क्लासरूम। जब हम लोग क्लासरूम में इंटर करते हैं तो सब्जेक्ट मैटर जो है बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा ये काम करता है। आपके पास सब्जेक्ट मैटर नहीं है मींस यू आर नथिंग। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग। कभी भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे वो घर का बिल्डिंग बनाते हो, चाहे हम लोग खाना बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि साल भर का हम लोग का स्कूल का ही समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम ले रहे हैं या एग्जाम जो लेते हैं हम लोग का प्री प्लान रहता है कि नहीं इस फला डेट से हम लोग जो है ये एग्जाम लेने वाले, PT 1 लेने वाले, PT 2 लेने वाले या PT 3 लेने वाले, जो भी है, तो हम लोग एक प्लान करते हैं
और बिना प्लान का कोई भी काम जो है वो सक्सेस नहीं होता है। आप चाहेंगे कि हम बिना प्लान का कोई काम कर ले, नॉट पॉसिबल, कभी ये पॉसिबल नहीं। सो प्लानिंग shows itself in the clarity of learning objective, good lesson structures and the effective questioning of pupils। जैसे कि आप प्लान करके जाएंगे, जैसे कि आपका प्लान है कि नहीं आज जो मुझे मोशन चैप्टर पढ़ाना है और मोशन में हमको जो है 2 ही चीज पढ़ाना है और वो 2 टॉपिक आपने लेके गए और वो मोशन चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से डील कर दिया। आपने डील किए तो उस समय क्या है कि बच्चे जो है इफेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि बच्चे जो है एकदम जो मेन क्वेश्चन है जो उनके फ्यूचर के लिए जो यूज हो सकता है, फ्यूचर में जो यूज कर सकता है या फ्यूचर में उसके लिए जो बेनिफिट है उसी को हम आप बोल सकते हैं इफेक्टिव क्वेश्चन फॉर पीपल्स। वो इफेक्टिव क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है। आप प्लान करके जाएंगे नहीं, सीधा जाएंगे और बोलना स्टार्ट कर देंगे या पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जी नहीं। इसीलिए हमेशा इन बीएड और डीएलएड में हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग क्लास करते हैं या टीचिंग माइक्रो टीचिंग चलता है तो उसमें एक लेसन प्लान बनवाया जाता है और लेसन प्लान में सिखलाया जाता है कि जब मैं इंटर द क्लासरूम हाउ टू टीच एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट को हम कैसे टीच करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे, हाँ कैसे जो है बच्चे इफेक्टिव होंगे हमारे टीचिंग से और बच्चे जो है किस तरह से मोटिवेट होंगे, किस तरह से उसको हम जो है आगे ले चलेंगे। एटीट्यूड का मतलब यहाँ समझेंगे कि बच्चे जो है क्या है हम लोग के रोल मॉडल समझते हैं कि जब हम आप क्लास हम हो या आप हो या कोई भी टीचर्स हो, जब हम क्लासरूम इंटर करते हैं तो हम लोग का एटीट्यूड कहने का मतलब है किस तरह से आप बच्चे को आप मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उनको हम लोग दे पाते हैं, ये सारे चीज जो है हमारा एटीट्यूड पे पड़ता है। पहले समझेंगे बोलता है when considering teaching strategy we have to understand the powerful influence of the teacher's affective domain। जब हम लोग क्लासरूम इंटर करते हैं तो हमारे पास एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे कि हमने क्लास किया या हम लोग क्लास इंटर करते हैं तो हमें चार्टिंग होना चाहिए। जब आप इंटर करते हो उससे पहले तो मरे हुए टाइप का इंटर कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। जब आप क्लासरूम इंटर कर रहे हैं मीन्स आपको उस समय अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है, आपका स्माइल करना है, हैप्पी टीचर्स हैप्पी क्लासरूम आप लोग पढ़े और सुने भी हैं, बताए भी मैडम। तो उसमें क्या है कि हैप्पी टीचर्स हैप्पी क्लासरूम में क्या है कि जब हम लोग क्लास इंटर करते हैं तो एकदम हैप्पी मूड में जाना चाहिए, एकदम जॉली मूड में, चार्ली मूड में। जैसे आप क्लास इंटर किए तो बच्चे को आप बोले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आपको कैसे रिप्लाई मिलता है। आप जाएंगे बोलेंगे हेलो गुड मॉर्निंग, तो क्या बच्चे जवाब देंगे? वैसे ही जैसे आप रिप्लाई दोगे, आप जैसे बोलेंगे वैसे टीचर बच्चे आप रिप्लाई देंगे आपको। इसलिए जब भी आप क्लास में इंटर करते हो या इंटर करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यहाँ पे बोलता एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, व्हेन कंसीडरिंग teaching strategy we have to understand the powerful influence of the teacher's affective domain। This domain includes the teacher's emotions, motivations, attitude and values। जैसे कि आप इंटर कर रहे हो क्लास में तो आपको बच्चों का इमोशंस को समझना पड़ेगा, उसका मोटिवेशन आप किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं। आप मान लीजिए क्लास इंटर किया, बच्चा का मूड ही नहीं है पढ़ने का और आपका मूड है पढ़ाने का, तो उस समय आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में चलना पड़ेगा, वहां पे समझाना पड़ेगा कि नहीं बच्चे अभी जो है नेक्स्ट टाइम कुछ भी किसी भी तरह से बच्चे को वहां पे आपको एंगेज करना है, उसको समझाना है कि नहीं आज आपको नहीं जाना है, चाहे धूप है, किसी भी तरह से उसको जो है आप अपने और अट्रैक्ट करना है। दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज। आज आप नहीं पढ़ोगे, आप जैसे उसका मन नहीं है बच्चा का पढ़ने का, बोलेगा कि नहीं हम गेम जाएंगे, चाहिए जाएंगे, कंप्यूटर ले जाएंगे और आपका मूड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहां पे समझाना होगा बच्चे को नहीं बाबू आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वाला टॉपिक यदि आप नहीं पढ़ोगे, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कल हो सकता है मैं नहीं रहूँ, कुछ भी किसी भी तरह से उसको जो है आपको मोटिवेट करना है बच्चों को। which demonstration positive emotions about science which can influence a student's attitudes and consequently their learning। अब यहाँ पे देखिए बोलता है most students learn best through personal
by connecting new information to what they already believe or know. अब बहुत सारे बच्चे जैसे कि आपने कोई टॉपिक आप मान के चलो मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पढ़ा रहे हैं, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज होगा, उसका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, वो बता सकता है कि नहीं हम मूवमेंट्स ऑफ बॉडी में जो है हमारा बॉडी तभी मूवमेंट्स करता है जब हमारे बॉडी में क्या है जॉइंट्स है, यदि जॉइंट नहीं होता तो हमारा बॉडी क्या होता मूवमेंट नहीं करता। तो कुछ जो है हर एक बच्चे ने और हर एक बच्चे ने टॉपिक आप कुछ भी पढ़ाएगा उससे पहले उसका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस को आप उससे अराइज कर सकते हो, पूछ सकते हो, और वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उससे क्या करेंगे बच्चे जो है कुछ ना कुछ दूसरों बच्चे को मिल सकता है और दूसरे बच्चे भी जो है कुछ सीख सकते हैं। Students answer question generated by the teacher from open-ended laboratory activities. Students answer questioning of their own from open-end laboratory activities. आप जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ाने के लिए हम लोग लेबोरेटरी मेथड में आप बच्चे को जैसे कि आपने अभी जैसे कि मैंने बोला कि मूवमेंट्स ऑफ बॉडी में यदि आप बच्चे को ह्यूमन स्केलेटन दिखा देंगे सामने लैब में ले जा करके उसमें दिखा देंगे कहाँ पे जॉइंट से कहाँ पे रिब से, इसको हम लोग रिब केज कहते हैं, सबसे जो है लॉन्गेस्ट बोन कौन है हमारा, ये लंग्स कहाँ पे हमारा रहता है, यदि ये सारे चीज आप लैब में ले जा करके बच्चे को दिखा देंगे और एक सिंपली आप पढ़ा दीजिए, देखिए कि बच्चे यदि आप लैब ले जा रहे हैं तो बच्चे का देखिए कि कितना वो अट्रैक्टिव रहेंगे और कितना वो ध्यान से देखेंगे और सुनने का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ा रहे हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एसएसटी हो, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। बच्चे को किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं अपना जो है एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सारे चीज डिपेंड करता है। जब ये सारा चीज आप देंगे देखिए कि बच्चा आपको जो है भगवान समझे। अब आता है हम लोग एंड देयर आर हियर 5 keys when we enter the classroom। ये 5 keys है जब हम लोग इंटर करते हैं क्लासरूम में, और ये यदि आपके पास 5 keys पता है और ये 5 keys आप जब जानते हैं तो बच्चे कभी भी बदमाशी नहीं करेंगे और क्लासरूम जो है आपका बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा से डील होगा। तो सबसे पहले है आपका एंगेज। अब एंगेज कहने का मतलब है बिजी। तो कब होगा जब आप प्लान करके जाएंगे, आपको कुछ पढ़ानी नहीं है और आप क्लास चले गए पढ़ाने के लिए, तो बच्चे इधर उधर की बातें ज़्यादा करेंगे, आप पढ़ाएंगे कुछ तो बच्चे पीछे करेंगे कुछ। जब आपका इफेक्टिव टीचिंग रहेगा तो बच्चे एंगेज हो जाएंगे, और जब बच्चे एंगेज हो जाएंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुनने का काम करेंगे। एक्सप्लोर, अब क्या है हमारा एक्सप्लोर, बच्चे को कुछ ऐसा हम लोग क्वेश्चन नहीं देंगे जो कि उसमें वो बिजी रहेगा, खोजने लगेगा। जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिए, तो फोटोसिंथेसिस में आपने प्लांट के बारे में बोला, तो वो प्लांट के बारे में सोचेंगे कि प्लांट जो है कैसे होते हैं, कहाँ उसके रूट्स होते हैं, कहाँ उसके बर्ड्स होते हैं, कहाँ उसके लिप्स होते हैं, किस तरह से वो जो है रिस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं। जब आप उनको जो है बिजी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तब। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आप बच्चों को किस तरह से समझा पाते हैं। हम सभी टीचर जो है पढ़ाते हैं, सभी मेहनत करते हैं सभी, लेकिन कुछ बच्चे जो है कुछ टीचर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा और अच्छा रहता है, तभी वो क्या करता है कि वो जो है टीचर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, या फिर उसको जो है ज़्यादा। तो एक्सप्लेन करने का मतलब है कि जब आप क्लासरूम जाते हैं तो ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कोई भी टॉपिक हो कि बच्चा को एकदम बाय पार्ट समझ में आ जाए, और जिस समय बच्चे को किसी भी टॉपिक या सब टॉपिक बाय पार्ट वो समझ जाएंगे तो वो जो है बच्चे
फ्यूचर में कभी वो भूल नहीं सकते। नेक्स्ट है इलाबरेट। इलाबरेट करने का मतलब है कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ाते हैं तो उसको थोड़ा व्यापक रूप से, इलाबरेट करने का मतलब है व्यापक, कि आप बता रहे हैं तो उसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जो है बताने का काम करेंगे। और विस्तार पूर्वक जब आप बताएंगे, ब्रीफली जब एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उसके पास दिमाग में रहेगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। जब हम लोग क्लास ऐसे भी ओवर हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चे ने क्या गेन किया, नहीं किया, तुरंत हम लोग जो है उससे क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं। तो बोलता है हियर स्टूडेंट्स एंगेज इन full inquiry are learning in an environment which induces them to think of a question and shape it into a something they can investigate, hypothesizing। अब क्या है कि हम लोग कभी कभी बच्चों को पढ़ाने लगते हैं और पढ़ाने से पहले उसको जो है क्वेश्चन थिंक करने दीजिए। कुछ प्रश्न, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक की बात करें तो वो टॉपिक आप स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में उसको बोलिए, कुछ जो है प्रीवियस नॉलेज के बारे में पूछिए। और जब आप प्रीवियस नॉलेज उससे पूछेंगे तो जरूर थोड़ा सा वो सोचेगा कि हाँ ये होता है, चाहे वो राइट बोले या रॉन्ग बोले, लेकिन जो है कुछ ना कुछ वो जो है देंगे। प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट जो है आपका बोलता है क्या, प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। हम लोग जो है किसी भी चीज को या बच्चे जो है पढ़ाते हैं तो उसके बारे में वो थोड़ा सा कुछ सोचे। जैसे कि आज आपने होमवर्क दे दिया तो बच्चे घर जाएंगे तो जरूर प्लान करेंगे कि नहीं अभी उसको खेलना है तो खेलना बंद कर देगा। वो क्या करेगा, पहले नहीं आज मेरे सर जो है ये होमवर्क दिया, ये होमवर्क मुझे करना है, ये होमवर्क होगा तो मुझे ये सब्जेक्ट का करना और ये सब्जेक्ट का करना है, तब वो जो है बच्चे जो है दूसरा काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग डाटा। कुछ जो है वो क्या करेगा कि डाटा को कलेक्ट करके हम लोग जो है उसको बोलेंगे कि आज जो है आपको मैंने कार्निवोरस या ऑमनिवोरस या किसी भी हैबिटेट्स जो है एनिमल्स के बारे में उनको बताया, तो बोलेंगे कि इसका जो है आपने डाटा कलेक्ट करके लाना। वो तो बच्चे डाटा कलेक्ट करके लाएंगे, उसके बाद उसको हम बता सकते हैं कि बच्चे ये जो है आपका कार्निवोरस है, ये जो है ऑमनिवोरस है, चाहे ये जो है हार्निवोरस है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग डाटा। डाटा को एनालाइज करेंगे and forming the conclusion and communicating their finding verbally or in writing। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट बातचीत करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये जो बच्चे क्या सीखे क्या नहीं सीखे। वो वर्बली भी हम लोग कर सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग, हैंड्स एंड एक्टिविटीज, थिंक, पेयर, शेयर एंड ग्रुप वर्क। यहाँ पे बोलता है कि व्हेन स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट प्लांट्स, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। आपने बच्चे को एक प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे को प्लांट्स के जितने सारे पार्ट्स हैं वो आप कहीं पे आप ले जा रहे हैं, बगीचे में ले जा रहे हैं या फिर आप एक फॉरेस्ट में ले जा रहे हैं, वहां पे आप दिखाएंगे बच्चे को कि किसको हम लोग रूट्स कहते हैं, लीव्स कहाँ होता है, फ्लावर्स कहाँ होता है। जब ये सारे चीज यदि आप एक्सकर्शन आने को दिखाकर आप यदि उसको दिखाएंगे ले जा करके, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो ज्यादा दिन तक वो जो है मेमोरीज में लगा हुआ रहेगा, अभी बैठा हुआ रहेगा जब वो वैसा आप करेंगे तो बोलता है when the students are taught about plants, roots, leaves and flowers, they are provided with live simple and taken to your garden. As a result, they are able to exist the classroom, find familiar plants and point out the name and parts of them. Here, as a consequence of active learning, students correct experiment to real life scientific knowledge which has long lasting learning effects। आप बच्चे को ऐसे पढ़ा रहे हैं प्लांट्स के बारे में और आप एक लीफ लाके या एक प्लांट क्लासरूम में ले जा करके आप बताइए, देखिए कि बच्चे को जो है आपका लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक उसके मेमोरी में सेव रहेगा। ऐसे आप गए क्लास में पढ़ा के चल दिए प्लांट्स के बारे में तो बस आज पढ़ाए कल वो बच्चा का खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा, लेकिन
आप एक प्लांट्स ले जा करके उसको दिखा रहे हैं और प्लांट्स के पार्ट के बारे में दिखला दे रहे हैं कि ये जो है हमारा फ्लावर्स है, ये हमारा लीव्स है, ये हमारा स्टेम है, ये हमारे रूट्स है, ये सारी चीज यदि उनको आप दिखा देंगे तो बच्चे को जो है बहुत ज्यादा दिनों तक वो याद रहेगा। बोलता वेदर द हैंड्स ऑन योर एक्टिविटीज आर नेमिंग प्लांट्स, प्लांटिंग seeds and watching them grow over a period time of making the digestive system. Science can be fun and these activities are remembered as a positive experience. Hands-on science education experiences can have lasting and personal effects on students. आप जो है बच्चों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या फिर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी या फिर मोशन के बारे में या कुछ भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसको यदि आप एक्टिविटी के थ्रू आप दिखाएंगे, कुछ एक्टिविटी करा देंगे तो उससे क्या होता है बच्चे जो है अट्रैक्शन पावर जो है उसका आपके साइड में बहुत ज़्यादा रहता है और उससे क्या होता है बच्चे का जो लर्निंग कैपेसिटी है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब यहाँ बोलता है थिंक पेयर एंड शेयर। हम लोग जो है अभी बात करें पेयर और शेयर का तो यहाँ पेयर और शेयर में जो है जरा सा भी नहीं मिलता है। थिंक पेयर एंड शेयर जो है बच्चों के लिए नहीं है, इवन हर सोशल जो है हर सोशल में होना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो सोल्जर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए जो है थिंक पेयर एंड शेयर होना चाहिए। थिंक पेयर एंड शेयर करने का मतलब है आप भी मेरे बारे में सोचो, हमारे पास भी जो है कुछ आपके पास से जो है एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जब बच्चे को आप शेयर करने के लिए सबके चलिए कि मेरे पास जो है इन फ्यूचर में आपको थिंक पेयर एंड शेयर उसको समझाए नहीं है, वो बच्चे चले गए पढ़ने के लिए प्लस 2 में, अब वो थिंक पेयर एंड शेयर जाने रहा है मेरे पास पैसे। अब दोनों स्टूडेंट दोनों जो है एक दूसरे का दोस्त है, एक के पास बहुत पैसे है, दूसरे का पास है ही नहीं। अब क्या करेगा वो, जब वो थिंक पेयर एंड शेयर जाने का नहीं, बेचारा को प्रॉब्लम है, अभी जो मुझे उसका मदद करना चाहिए, आज मैं उसका मदद करूंगा तो कल जरूर वो मेरा मदद करेगा, तो आज मैं उसका मदद करूंगा तो कल वो मेरा मदद करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो एक दूसरे का क्या होगा मदद हो जाएगा, एक दूसरे को जो है आगे भी बढ़ सकता है। मान के चलिए किसी को बहुत नीडी है, बहुत ज़्यादा उसको जरूरत है पैसे की या बुक्स की मदद है, मान के चलिए बच्चे हैं वो साइंस का बुक नहीं करेंगे, दूसरा जो है कहता आप उनको भी जरूरत है और इनको भी जरूरत है, तो उस वहाँ पे टीचर्स को समझाना चाहिए नहीं बेटा तुम अभी बना लो, कल तुम अभी ही बना लो और आप बुक को नहीं दिया है, कुछ प्रॉब्लम है आप उन्हें दे दीजिए, वो जो है नेक्स्ट डे आपको रिटर्न कर देगा ताकि आपका भी भलाई हो जाए और उसका भी भलाई हो जाए। इससे क्या होता है एक दूसरे का केयर करने का जो है कैपेसिटी बच्चों में बढ़ जाता है। So the think pair and share. So the real life interactivity with fauna and flora provide a stronger focus for learning as the students are generally interested in living things, facilitating learning opportunities where students discover for themselves unique characteristics of living things is a high impact teaching strategy. This can also facilitate life-changing experience that lead to understanding for sustainable living. पहले मतलब ये है यहाँ पे थिंक पेयर एंड शेयर में ये दिखा रहा है कि कभी भी हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो एक हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे को शेयर। अब मान के चलिए कोई बच्चा है, फिर मैं पूरा बोल रहा हूँ कि मान के चलिए 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में 2 बच्चे जो है अपना बुक्स को लाए ही नहीं या कुछ स्टेशनरी सामान है जो लाया नहीं, बाकी 2 लाए हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब वो 2 बच्चे को समझाना है वहाँ कि नहीं आप करने के बाद या दोनों मिल के जो है एक में करो, बाकी दोनों मिल के आप लोग एक में करो, तो इससे क्या होगा कि बच्चे में जो है आपका क्या हो सकते हैं आपका केयरिंग का जो कैपेसिटी है या एक दूसरे का जो हेल्पिंग करने का जो कैपेसिटी है वो बच्चे समझेंगे, जानेंगे कि हाउ टू हेल्प आवर फ्रेंड, एक दूसरे को हम लोग कैसे हेल्प करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करने से वो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे या हेल्प करने से क्या हम लोग को बेनिफिट हो सकता है। हाँ, फ्लोरा जो है आपका, फ्लोरा का मतलब है कि प्लांट का जो
पार्टिकुलर रीजन है उसी को हम लोग फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल का जो पार्टिकुलर रीजन है उसी को हम लोग कहते हैं, राइट। ग्रुप वर्क क्या है? ग्रुप वर्क होता है एज अ साइंस नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड ग्रुप इन्वॉल्वमेंट हैज ऑन इम्पैक्ट ऑन द पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग टर्म मेमोरीज। आप लोग या कोई भी जो हम लोग टीचिंग करते हैं साइंस में, तो वहाँ पे हम लोग को क्या ग्रुप वर्क में काम कराने से जो है बच्चे ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा समय तक उसके जो है मेमोरीज में लगा हुआ है। सपोज कीजिए क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, तो 10-10 का हम लोग ग्रुप कर दें और वो 10-10 का ग्रुप में सारे जो है 4 अलग अलग टॉपिक दे दें, या एक ही टॉपिक दे। और वो टॉपिक देने के बाद वो बच्चे क्या करेंगे कि उससे एक दूसरे को क्या करते हैं, हम लोग भी देखते होंगे जो ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग जीडी बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे मेमोरी में है कोई भी चीज़ जो है लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जो है बना रहे, ताकि हम भूलें नहीं। तो यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन की बात होता है, सॉरी ग्रुप वर्क की बात जब बात होती है, ग्रुप वर्क में जो है कोई भी काम करने से क्या होता है, हमारा जो है लंबे समय तक वो हमारे मेमोरीज में, बच्चे के मेमोरीज में जो है रहता है। उधर डिस्कवरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइंस विद peers provide us opportunity for social interaction and enjoyment of fun. Moreover, group experiments in primary science act as a functional experience for secondary work. आप कभी भी ग्रुप वर्क में किसी भी बच्चे को काम देंगे या ग्रुप वर्क में बच्चे काम करेंगे, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा समय तक रहेगा। जैसे कि बात करें मूवमेंट्स ऑफ बॉडी का, हम एक बात कर रहे थे, तो मूवमेंट्स ऑफ बॉडी में हम 4 बच्चे को अलग अलग जो है 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे को अलग अलग दे रहे हैं, और वही 10 बच्चे को यदि हम ग्रुप में दे देंगे काम करने के लिए, तो देखेंगे कि बहुत जन से काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा चाहता है कि मैं जो हूँ सबसे बेस्ट करूँ, ताकि जो है टीचर्स के नज़र में हम जो है थोड़ा अच्छा बन पाए। तो ये है आपका ग्रुप वर्क। Excursion for developing science understanding. Excursion for developing science understanding. कहने का मतलब अभी कुछ देर पहले भी मैंने बोला, क्या बोले कि जब आप मान के चलिए कि वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहे हैं, या हैबिटेट के बारे में बता रहे हैं, या एडेप्टेशंस के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ एडेप्टेशन, हैबिटेट्स या वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहे हैं, या प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स, जैसे कि प्लांट की बात करें हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, आप ले जाइए उसको गार्डन, और गार्डन में तीनों अलग अलग जो है आपका हर्ब्स किसको कहते हैं, श्रब्स किसको कहते हैं, ट्रीज किसको कहते हैं, हर्ब्स श्रब्स ट्रीज में क्या डिफरेंस है, आप एक ऐसे बता रहे हो, और आप उसको जो है ले जा करके सामने से दिखाइए कि बेटा ये इसको हर्ब्स बोलते हैं, इसको श्रब्स बोलते हैं, ये ट्रीज है, इसमें जो है आपका लिप्स जो है, ये जो प्लांट्स होते हैं छोटे होते हैं, ये मीडियम साइज में होते हैं, ये बड़े होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को ले जा करके सामने से एक्सप्रेशन दिखा करके जब बोलेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है ज़्यादा प्रिफर करेंगे, उसके जो है मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक आ गए। 4 मिनट और So excursion for developing science understanding होता है टफली और लाइव एक्सकर्शन के प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद मेमोरेबल साइंस इन्वेस्टिगेशन। उसके बारे में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा जो है क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे, जब हम उसको जो है एक्सकर्शन आदि हाउ टू एक्सकर्शन डेवलपिंग फॉर साइंस अंडरस्टैंडिंग, जब हम बच्चों को ले जा करके गार्डन हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ चाहिए हो, आप जा रहे हैं क्या बोल सकते हो, फॉरेस्ट में गए, तो फॉरेस्ट में भी आप दिखा सकते हो कि ये जो है हमारे कैंप्स में रहता है, ये जो है ट्रीज में रहता है, ये जो है नेस्ट में रहता है। इस तरह से हम जो है बच्चों को सामने ले जा करके जो दिखाएंगे और सामने क्लासरूम में बताएंगे 34 कॉन्सेप्ट ऑफ मैप्स। चलिए हम फाइनल थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैप्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में। आप सभी टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल आप लोगों से रहेगा कि जब भी कोई
टॉपिक या कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो लास्ट में बच्चों को एक कॉन्सेप्ट मैप बनाइए। कॉन्सेप्ट मैप कहने का मतलब है कि आपने चैप्टर पढ़ा दिए, मोशन ही पढ़ा दिए, तो मोशन पढ़ा दिए तो मोशन के अंदर जितने सारे चीज आएंगे उसके बारे में वो बच्चे को बता देना है कि ये जो है मोशन का ये यूनिट है, ये जो है आपका। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैप के बारे में हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। देखिए ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर आपका चैप्टर है, मान के चलिए आपका चैप्टर में एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हमारा क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है या क्या टॉपिक वो जो सब्जेक्ट वो जो चैप्टर है उसमें क्या क्या हमारा शब्द आते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें हमारा अर्थ की बात आ जाता है, प्लांट्स की बात आ जाता है, रेन्स की बात आ जाता है, ड्यू का बात आ जाता है, मॉइस्चर की बात आ जाता है, क्लाउड्स की बात आ जाता है, और पता नहीं चल रहा है क्या इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे जो है रिवर्स लेक एंड ओशियन, रिवर लेक्स एंड ओशियन, ये सारा चीज जो है हम लोग कॉन्सेप्ट में मानिए एटमॉस्फेयर चैप्टर का नाम आपका मान के चलिए एटमॉस्फेयर है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट में के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं बच्चों को। जब आप इस तरह से बताएंगे क्या होगा, बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक में समझ पाया, ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ, फिर आप जो है बच्चे आपसे क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और फिर वो आगे एक्टिविटी में बता रहे हैं। चलिए बताइए आप सर, आप बताइए इधर में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर मत देखिए, इधर देखिए और बताइए बताइए इधर क्या बोल रहा है, आप इधर से आप क्या समझ रहे हैं? यार तो है बहुत एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आपको जानना है कि हम लोग का जो हार्ट बीट है, एक सिंपल आप बैठे हुए उसका हार्ट बीट और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका हार्ट बीट, दोनों का जो है अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एज एक्टिविटीज कुछ आप उसको एक्सरसाइज कोई भी एक्टिविटी उसको करा के जो है एक्टिविटी यदि आप कराएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्रीफर करेंगे और वो नॉलेज उनको जो है ज़्यादा बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं जो एक्टिविटी हमने आप लोग को दिखाया उसके बाद एक्टिविटी दिखाने का जो मेरा मेन एम था वो ये था कि बच्चों को जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आपने एक ऐसा काम कर दिया कि आप लोग का सबसे पहले सभी का जो अट्रैक्शन मेरे साइड हो गया, यानी बच्चों को अट्रैक्शन करना अपने साइड, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। दूसरा ये है कि सभी लोग खाए लेकिन फटा क्या किसी का नहीं फटा। क्यों नहीं फटा? क्योंकि ये आप जो है ऐसे उसको वर्टिकल करते ना, वर्टिकल में आप लोग फाड़े तो नहीं फटा, लेकिन आप ऐसे फाड़िए देखिए कि जो है तुरंत इस तरह से नहीं फटेगा, इस तरह जो है ज़्यादा फटेगा। कहने का मतलब ये है, इसका बताने की दो चीज उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि आप लोग का जो है अट्रैक्शन का